फैक्टर अफेक्टिंग लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, प्लीज राइट इट डाउन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट है स्टूडेंट, हमें पता है स्टूडेंट क्या है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मुझे बताए रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा कि ज्यादा। आंसर यस या नो में आएगा बच्चों, क्या आएगा? अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा? आंसर इज यस या नो? रेट ज्यादा होगा, यस। हाँ, तो रेट क्या होगा? दीपांशु ने सही आंसर दिया, गोविंद ने आंसर सही दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो लकड़ी का अगर हम बुरादा लेते हैं और उसको बर्न करते हैं तो वो जल्दी बर्न होता है, और लकड़ी का जो बड़ा ब्लॉक होगा, वुड का जो बड़ा लॉग होगा, वो जल्दी बर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो छोटे पार्टिकल है उनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो बड़ा वुड का लॉग है उसका कम होता है। तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चों उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, सेकंड है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ स्टूडेंट, कौन बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली होगा? डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा? इनवर्स नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। अगर आप देखिए, लेट्स सपोज मैं ए से बी लिख रहा हूं, बी ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन किधर जाना चाहेगा? फॉरवर्ड में जाना चाहेगा, क्योंकि क्या है? बी ज्यादा स्टेबल है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, जब आप रीअरेंजमेंट करते हैं रिएक्शन का, तो जितना कार्बोकैटायन जैसे जैसे स्टेबल मिलता रहता तो रिएक्शन क्या मूव करती रहती है? फॉरवर्ड मूव करती रहती है। तो जितना ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है, तो राइट डाउन योर आंसर। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनवर्स होगा। डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा? इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्या होगा, प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा ही नहीं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ क्या? रिएक्टेंट। करेक्ट? ठीक है, थर्ड बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपका रिएक्टेंट गैस है और रिएक्टेंट लिक्विड है और रिएक्टेंट सॉलिड है, तो किसका रेट सबसे ज्यादा होगा? गैस का, सॉलिड का, कि लिक्विड का? तो किसका होगा? पुनीत का आंसर सही है, गैस है। छायन का आंसर सही है, गैस का। निपुण का भी सही है, गैस का। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की रेंडमनेस ज्यादा होगी, और मैंने आपसे बोला था जब रिएक्टेंट मरता है तभी प्रोडक्ट बनता है। तो कोलिजन होना बहुत जरूरी है, किसके लिए? रिएक्शन के होने के लिए। तो गैस की रेंडमनेस सबसे ज्यादा है, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी गैस की सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो गैस का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड का, फिर किसका? सॉलिड का। क्लियर है?
सो याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, गैस, सॉलिड और लिक्विड। अब स्टूडेंट एक बात और मैं पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए कि अगर रिएक्शन सिस्टम होमोजीनियस है और एक हेट्रोजीनियस है, मतलब समझिए अगर ए और बी में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ए और बी में रिएक्शन करवा रहे हैं, ए भी गैस और बी भी गैस है, और यहाँ पे ए और बी में रिएक्शन करा रहे हैं, एक गैस है एक सॉलिड है, तो किसका रेट ज्यादा होगा, होमोजीनियस का कि हेट्रोजीनियस का? होमोजीनियस का, करेक्ट। पुनीता का आंसर बिल्कुल सही है, होमोजीनियस का आंसर सही होगा। तो याद रखेंगे जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो होमोजीनियस सिस्टम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। बट याद रखेंगे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम, गैस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो गैस का अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो वो क्या होगा, उसका रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। मतलब अगर सारे के सारे गैस हैं तो रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू अगर एक गैस और सॉलिड या एक गैस और क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सो दिस इज थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर, ठीक है, फोर्थ फैक्टर है स्टूडेंट, अगर आप मुझे बताओ, लिख तो पहले मैं लिख रहा हूं, नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन एंड फॉर्म्ड, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या कहते हैं, अगर एक्सपोज रिएक्टेंट है, ठीक है ना, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक रिएक्टेंट है बी और बी, या ए और ए ही है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, या ऐसी बात करें, देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब मुझे बताओ कि आपका रेट किसका सबसे ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड की, कि ट्रिपल बॉन्ड का? अगर आपको तोड़ना है तो सिंगल बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एनर्जी क्या लगेगी, सबसे कम लगेगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। क्लियर है? ठीक है, राइट। तो लिख लेंगे इसको, करेक्ट ना, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट, इस सभी फैक्टर को स्टूडेंट आप उसमें रख लीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, इसको सी, इसको आप ए लिखेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ऊपर हेडिंग लिख देंगे नेचर ऑफ, फर्स्ट में ऐसे लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये सारे पॉइंट इसी के अंदर आ जाएंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, ए बी सी डी, ये सारे चारों के चारों पॉइंट इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर। अब अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम जानते हैं स्टूडेंट कि अगर कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना। क्लियर है? अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो क्या करेगा स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, राइट। तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट कि वो क्या होगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, इफ यू समथिंग मिस इट आई विल गिव यू अ पीडीएफ फाइल आल्सो, जिससे कि आप उसको उससे देख के वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना, या कुछ आपने मिस कर दिया तो भी आप उससे लिख सकते हैं। और आई विल ट्राई टू गिव यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर आल्सो बेटा, ठीक है ना, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, हरमन प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है, प्लीज। हाँ, जो दीपांशु कह रहा है नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है बेटा, ठीक है ना, कैटलिस्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच्चों, ठीक है ना, वी विल
वी विल स्टडी इन डिटेल इन लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमें कैटलिस्ट डिटेल में पढ़ना है कि कैटलिस्ट होता क्या है, काम कैसे करता है, कैसे रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि कैटलिस्ट का कैसे काम करता है। वी विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन इन डिटेल इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, वी विल सी इन लेटर क्लासेस, राइट। ठीक है, जो आगे क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इन डिटेल। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस आप लिख दीजिए कि क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, थर्ड फैक्टर, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, अब स्टूडेंट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्टूडेंट, मुझे बताएं, टेम्परेचर के होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस क्या करेगी, बढ़ेगी, तो कोलिजन भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। अगर कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, राइट। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा किस पे, टेम्परेचर पे है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट डिस्कस करना है। सो ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे दोनों को डिटेल में। ठीक है, निखिल बोल रहा है रिपीट कर दो टेम्परेचर का इफेक्ट, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस पार्टिकल की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रेंडमनेस बढ़ेगी तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पार्टिकल्स के बीच में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं स्टूडेंट जो लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट उसको इफेक्ट करती है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या होता है अगर आप देखें, ठीक है, कि ए रिएक्शन में भी आपने पढ़ी होगी H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। जो भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट आप अपने पास लिख के रखिए, मैं 50 मिनट क्लास लूंगा और फिर मैं आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा इन लेटर 10 मिनट। सो कौशिल, गौरव, प्लीज नोट इट योर डाउट, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द क्लास बेटा। ठीक है ना, और अदरवाइज यू कैन कॉल मी सेपरेटली ऑल्सो। ठीक है, सो क्या है H2 + Cl2, क्या मुझे बता सकते हैं ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? एनीबडी राइट डाउन योर आंसर इन चैट बॉक्स। इन सनलाइट, दीपांशु इज राइट, हाँ, इन लाइट। तो लाइट को आप क्या लिखते हैं, H in U, क्या लिखते हैं, H in U। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो दिस मीन्स क्या होगा, कुछ जो लाइट होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लाइट में क्या होते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जिसको आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। सो कुछ रिएक्शन होती हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट जो पीएच पे डिपेंड करती हैं, तो आप लिख लीजिए बस। ठीक है, हमें ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है, इसका हम अलग से इसका एक क्वेश्चन अलग से हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम इफेक्ट ऑफ H+ आयन देखेंगे कि H+ आयन का इफेक्ट क्या होता है।
ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो सम रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H प्लस आयन है ना, ठीक है, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं। मेन क्या क्या है स्टूडेंट इसमें, एक ये वाला है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इससे ज्यादा लेना देना नहीं है हमें, इफेक्ट ऑफ पीएच से भी ज्यादा लेना देना नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सिक्स्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने वेरी लगाए उतने कम है, और वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्ट ऑफ, बेटा पीएच पे इनवर्स और क्या होगा, डायरेक्टली होगा, वही मैंने पहले ही बोला। हम इसको सेपरेट एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टली होगा कि इनडायरेक्ट होगा, ठीक है ना, करेक्ट है ना। आपने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि अगर हमें पीएच पानी डालेंगे या H प्लस डालेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, या टाइट्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि रिएक्शन किधर मूव करेगी। बट इसका क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना, राइट। इफेक्ट ऑफ पीएच एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि काफी बार पूछा जा चुका है आईआईटी में, उसका हम अलग से एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अभी आप कंसंट्रेट करें किसमें, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पे। अब मुझे बताओ स्टूडेंट कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट डाउन योर आंसर। इंक्रीज करेगा आशुतोष डिक्रीज क्यों करेगा, पुनीता डिक्रीज क्यों करेगा, डिपेंड अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूं आपके पास, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मे बी इफेक्टेड और अनइफेक्टेड, राइट, ठीक है। देखिए क्या है, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यूजुअली होता क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना क्या होगा, चांसेस होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा हो। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो यूजुअली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन जैसे काफी बच्चों ने जवाब दिया है, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन। बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। या सम टाइम आप कंसंट्रेशन क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो रेट क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट सम टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन आप डबल करते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, सम टाइम क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है फर्स्ट में, फटाफट आंसर बताएंगे। फर्स्ट में क्या रिलेशन होगा कि अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं तो रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या रिलेशन हुआ दोनों का, कोई आंसर नहीं आया है। हाँ देखिए क्या है, नो रिलेशन। तो अच्छा आप मुझे बता सकते हैं सेकंड में क्या रिलेशन है, सेकंड में क्या रिलेशन है, इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली लक्ष्य का आंसर सही है। सेकंड में क्या रिलेशन है, एनीबॉडी, सेकंड में क्या रिलेशन होगा कि अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो रेट डबल हो गया। आप डायरेक्टली रिलेशन, एग्जैक्टली डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या आप मुझे स्टूडेंट बता सकते हैं थर्ड में क्या रिलेशन होगा कि कंसंट्रेशन अगर मैं
डबल करता हूं तो रेट 4 टाइम हो गया, स्क्वायर हो गया, एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाँ स्क्वायर हो गया। अगर अब हम मुझे फोर्थ में बताइए कि कंसंट्रेशन में डबल क्या, तो रेट कितना हो गया, क्यूब, एग्जैक्टली क्यूब हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर कितना, एन। क्या लिख रहा हूं मैं, पावर एन। प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बच्चों, ठीक है, सुनिए पहले, हाँ डोंट राइट इट डाउन, ठीक है, आप सुनिए। आई विल गिव यू अ पीडीएफ फाइल ऑफ माई रिटर्न नोट्स बेटा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, जस्ट कंसेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स बेटा, हाँ ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। नाउ टेल मी स्टूडेंट, फर्स्ट में पहले केस के लिए मैं एन को वैल्यू क्या लिखूंगा, राइट डाउन योर आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 0। दीपांशु ने 0 आंसर दिया, एनीबडी एल्स, क्या आंसर होगा लक्ष्य का, 0। हरमन आंसर गलत है बेटा आपका, 1 नहीं होगा, 1। छायन गलत आंसर है आपका, 0 आंसर है, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी, 0। हरमन क्लियर है आपको, क्यों, क्योंकि क्या है, रेट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आपने क्या करा, रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर मैंने लिख दिया 0, तो रेट कितना हो गया, 1। अब आप कंसंट्रेशन कुछ भी कहते रहे, तो रेट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताएं बच्चों, स्टूडेंट सेकंड में एन की वैल्यू क्या होगी, सेकंड के लिए एन की वैल्यू, करेक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों, एन कितना होगा, 1, एक्सीलेंट। तो मैं लिख रहा हूं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। सेकंड थर्ड में बताइए बेटा, आर की वैल्यू क्या होगी, सेकंड के लिए आर की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर कितना हो गया, 2, एक्सीलेंट, ठीक है। और फोर्थ के लिए बताइए, एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 3, एक्सीलेंट, ठीक है। नुपुर सही है आंसर आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, राइट इसका मतलब हम यहाँ पे रिलेशन क्या लिख रहे हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर एन, ठीक है ना। अब ये एन क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 आर नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मानस, अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूं बेटा, ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो 0 1 0 1 2 3 4 2 3 आर नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मैंने, ठीक है ना, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है, देखते कौन आंसर बताता है, रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम्स कर दिया और रेट 2 टाइम्स हो गया, मतलब मैंने रेट को, कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करा, तो रेट क्या हो गया, हाफ हो, मतलब 2 टाइम्स ही बढ़ा, तो 0.5, एक्सीलेंट। तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1/2, तो यहाँ 4 की पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे, 2। सो यहाँ ऑर्डर क्या है बच्चों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0.5, दैट इज हाफ, ठीक है। सो दिस मीन्स, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं बच्चों, हाँ कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि इफेक्ट ऑफ concentration on rate of reaction can only be determined, can only be determined
by knowing the order of reaction। हमें क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा तो हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर नहीं पता है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो हमेशा हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है। फिजिकली हम रिएक्शन को देख के मैं बताऊं कि ऑर्डर क्या होगा तो आप बता नहीं सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H2 + Cl2 गिव्स HCl। इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, वी कैन नॉट टेल बाय सीइंग द रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्या होगा, ऑर्डर जो रिएक्शन का पता चलता है वो थ्रू एक्सपेरिमेंट ही पता चलेगा। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओनली कैलकुलेटेड व्हाट स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे आंसर बता के बताओ, क्या हम कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, या जब तक हम पढ़ेंगे तब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं, नो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें इस पूरे चैप्टर में एक ही काम करना है स्टूडेंट, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है बस। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाए तो इसका मतलब हम रेट निकाल सकते हैं, और हमारा काम ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बस पूरे चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर हमें ऑर्डर पता चल जाए तो हम क्या निकालेंगे, और हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, बट कैसे मेथड पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल की थ्योरेटिकल? आंसर क्या होगा स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल की थ्योरेटिकल? टू नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थ्योरेटिकल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हम करने वाले नहीं है। सो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल मेथड सीखेंगे टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें ऑर्डर पता चल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, करेक्ट है, राइट। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम N/V। इसका मतलब कंसंट्रेशन कैन बी चेंज्ड बाय आइदर N मोल्स और क्या, वॉल्यूम। दोनों से चेंज कर सकते हैं, या तो N से या किससे, V से। अगर मैं N इंक्रीज करता हूं तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? राइट डाउन योर आंसर, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, एक्सीलेंट, राइट। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं तो बताइए कंसंट्रेशन क्या करेगा? अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, हम जो कंसंट्रेशन है वो चेंज कर सकते हैं आइदर बाय चेंजिंग वॉल्यूम और मोल्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है। वो वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है और क्या, मोल्स भी चेंज कर सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ सिर्फ ऐसे बोलता है कि कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है,
ठीक है, कंसंट्रेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना, करेक्ट है, राइट। तो कंसंट्रेशन में एन और वी दोनों आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ आप एन और वी को आप अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वो एन बाई वी को कॉम्बिनेशन में बोल रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। वो अलग से ऐसे बोल सकता है कि वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा वो आपने अभी देख लिया है। सो अगर वो कंसंट्रेशन बोलता है इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको एन और वी को सेपरेटली देखने की जरूरत नहीं है। बट जब वो वॉल्यूम स्पेशली यूज करेगा तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम के इफेक्ट से आपको क्या रिलेट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रिलेट करना पड़ेगा। कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, राइट। और एक और बात, P इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, CRT गैसेस के लिए P इज इक्वल टू क्या होगा, CRT, है ना। N बाई वी क्या होता है, PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। तो N बाई वी को क्या लिख दिया, C, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, मोलर, मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लेना है, मोलैरिटी लेना है। इसका मतलब कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर फॉर गैसेस। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, राइट, करेक्ट है। तो ये सबका आपको इफेक्ट देखना है, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने लिखा था आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर एन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर क्या है, एन, ठीक है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो मैं यहाँ पे के यूज करता हूँ, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, रेट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में RLE बोलेंगे, क्या बोलेंगे, RLE, ठीक है। इसका मतलब रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, जो रिलेशन बताता है किसके बीच में स्टूडेंट, कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन को, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज अ एक्सप्रेशन which tells about the relation between what student, rate and what, concentration। जो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताता है उसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट है, राइट। व्हाट इज एन हियर स्टूडेंट, एन क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा व्हाट इज एन, कौन बताएगा स्टूडेंट एन क्या है यहाँ पे, एनीबडी राइट डाउन योर आंसर, एग्जैक्टली ऑर्डर, ठीक है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सीलेंट बच्चों, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो के है स्टूडेंट, राइट, ठीक है, के को क्या कहते हैं, राइट, के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक, क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इसके तीन नाम हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट, क्या है, मोस्ट कॉमन नेम जो है वो रेट कांस्टेंट है, करेक्ट है ना,
इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में हम बाद में। जब मैंने बोला था ना कि हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे और कैटलिस्ट का इफेक्ट देखेंगे बाद में, तो जो कैटलिस्ट और जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो हम के साथ में देखेंगे, के का क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ में बाद में। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ ठीक है, ठीक है अभी, राइट। तो क्या मुझे आप, अब हम के को डिफाइन कर सकते हैं कि के क्या होता है। देखिए रेट इज इक्वल टू था सॉरी आर इज इक्वल टू था के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन था, ठीक है ना। अब स्टूडेंट अगर मैं कंसंट्रेशन को 1 कर दूं तो आर इज इक्वल टू के की पावर 1 की पावर एन। अब एन कुछ भी होता रहे तो ये तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। एन कुछ भी होता रहे तो ये तो 1 की पावर एन इज ऑलवेज 1। इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, सॉरी रेट कांस्टेंट की। तो डेफिनेशन लिखेंगे रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट दैट इज के क्या होगा, विल बी इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of exactly each species appearing in rate law expression किसमें, RLE में, is unity। कंसंट्रेशन में आप मोलर कंसंट्रेशन लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, राइट इट मोलर, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of each species appearing in rate law expression is unity, ठीक है, is unity। इसका ये मतलब है, लेट सपोज ऐसे लिख दिया मैंने, K इज इक्वल टू, ये रिएक्शन थी, लेट सपोज A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर आपको R इज इक्वल टू के, A की पावर M है और B की पावर N है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे स्टूडेंट, क्या लगाएंगे, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको याद है एक्टिव मास कंसंट्रेशन है ना, ठीक है। तो अगर आप एम एन कुछ भी होता रहे स्टूडेंट, एम क्या है, व्हाट इज एम, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और एन है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब अगर मैं क्या करूं, ए को 1 ले लूं और बी को भी 1 ले लूं, अब एम और एन कुछ भी होता रहे तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ए और बी को आपको क्या लेना है, 1। एम और एन को 1 लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला एम और एन विल बी डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट। सो क्या होगा, क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज, यहाँ पे कितने थे, 2, तो हर स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन कितनी लेनी है आपको, 1। तो देन इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, करेक्ट है। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब हम यूनिट ऑफ के देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के। तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। अब रेट की जो यूनिट होती है, रेट क्या होता है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है ना, ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन हो गया, इनटू कितना, टाइम इनवर्स, क्योंकि डिवाइड बाय टाइम था रेट, और K इज इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर की पावर कितना, n। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, जब इधर लेके जाएंगे तो ये होगा मोल अपॉन लीटर, इधर की पावर कितना था, 1, और ये n नीचे जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस n, और क्या हो गया, टाइम इनवर्स, क्या हो गया, टाइम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ K, के की यूनिट है। तो के की यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। प्लीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, आंसर यस या नो में देंगे बच्चों, हाँ ठीक है। दीपांशु ने बोला है यस, और आर्यन का यस है, साहिल का यस है, विशाल का यस है, अमित का यस है, हरमन का यस है।
एक्सीलेंट बच्चों, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो प्लीज मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, के की जो यूनिट है वो क्या हुआ, मोल पर लीटर, 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ के। ठीक है, अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, मतलब आर और किसके बीच में, के बीच में डिफरेंस दिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, मैं आपको अपने नोट्स दिखा रहा हूं, प्लीज आप इससे कॉपी करिए बच्चों। हाँ, मैं डिस्कस कर रहा हूं एक एक टर्म, क्या है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन आर एंड रेट कांस्टेंट। मैंने लेफ्ट साइड में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, इधर रेट ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन क्या है, कंसंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। अगर आपको याद है, मैंने ऑर्डर अगर एन की वैल्यू 0 रख दी थी तो रेट क्या था, इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन था। सो दिस मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट क्या, जीरो ऑर्डर। अगर ऑर्डर क्या है, 0 है। इधर क्या, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। आप सभी को पता है सारे के किस पे डिपेंड करते हैं, मुझे आंसर बताएंगे, सारे के किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। एक्सीलेंट, ठीक है ना, क्योंकि सभी को किसका वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी का। ठीक है, तो इसका मतलब किस पे, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन टेम्परेचर, और किस पे, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा स्टूडेंट। हाँ, तो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। ठीक है ना, राइट। सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज यूनिटी। जब कंसंट्रेशन क्या रखेंगे, यूनिटी रखेंगे, तब वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। अब लास्ट पॉइंट है, इट्स यूनिट इज ऑलवेज, रेट की जो यूनिट है वो तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। बट जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कराता है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने नोट कर लिया तो आंसर यस या नो में देंगे, नोट कर लिया है तो आंसर यस में और नो में देंगे, अगर नोट कर लिया है तो आपने। ठीक है, फटाफट लिखेंगे बच्चों, फटाफट लिखेंगे, हाँ राइट इट डाउन, जो नो बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा बेटा, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल सेंड इट जस्ट आफ्टर द लेक्चर, द नोट्स ऑफ माय वीडियो लेक्चर, राइट। सो यू कैन नोट इट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर सकते हैं या तो आप छोड़ सकते हैं, स्पेस छोड़ दीजिए इतनी, यू कैन राइट इट डाउन आफ्टरवर्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, हमने रेट ऐसे लिखा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं स्टूडेंट, तो रेट क्या होगा, मुझे बताएं फटाफट, रेट क्या होगा, रेट 4। अगर मैं कंसंट्रेशन को 3 करता हूं तो रेट कितना हो गया, 9। मैं क्या करूं, रेट को 4 कर दूं तो कंसंट्रेशन, फटाफट फटाफट, कंसंट्रेशन 16। रेट को 5 कर दूं तो कंसंट्रेशन, रेट कितना, 25। स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब कि अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता रहूं तो रेट भी इंक्रीज होता रहेगा। क्या फिजिकली ऐसा पॉसिबल है कि हमने क्या करा, रेट यहाँ पे क्या करा, कंसंट्रेशन मैंने 5 टाइम्स कर दी तो रेट क्या हो गया, 25 गुना हो गया। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना,
कि आप रेट बढ़ाते, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ तो रेट बढ़ता जाएगा। जैसे ऐसे हो गया कि अगर आप लेट्स सपोज आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, तो आप ऑक्सीजन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो रेट क्या बढ़ता जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं रेट तो बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो कोई रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज क्या हो रहा है, जैसे करोजन हो रहा है, तो करोजन क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो रेट होता है, उसका रेट क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या करूं, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बढ़ा दूं, तो इसका मतलब ये बढ़ाते जाऊं तो करोजन क्या हो जाएगा, एक टाइम करोजन क्या हो जाएगा, कंबस्शन की तरह हो जाएगा। क्या करोजन का रेट कभी कंबस्शन के बराबर होगा? आंसर यस या नो? नो, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि अगर करोजन का जो फैक्टर है, टेम्परेचर या ऐसा जो भी है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कि हम इसको बढ़ाते चले जाएं तो हमारा क्या होगा, रेट बढ़ता चला जाएगा। या जो मॉइस्चर है वो लोहे पे लग रहा है, मॉइस्चर किस पे, आयरन पे लग रहा है, अब मैं आयरन क्या कर दूं, बहुत सारा आयरन रख दूं, बहुत सारा आयरन रख दूं, तो क्या रेट बढ़ जाएगा? नहीं, रेट नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन की कुछ लिमिटेशन है कि रेट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि रेट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो कौन है, के है, के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के का क्या सिग्निफिकेंस है, के हमें बताता है कि कौन सी रेट, कौन सी रिएक्शन का रेट स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उसकी के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर किसी रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट है, क्यों है? क्योंकि उसकी के की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के? सिग्निफिकेंस ऑफ के क्या है? के विल टेल अस कि व्हाई सम रिएक्शंस हैव रेट स्लो, रेट फास्ट, और रेट क्या है, वेरी वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा है, स्लो है या मॉडरेट है, क्यों है, वो के बताता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अगर इस यहां देखें, कंसंट्रेशन अब बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट भी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं, ये मैंने कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कर दिया तो रेट कितना हो गया? आंसर क्या होगा, रेट कितना हो गया अगर मैंने कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कर दिया तो? आंसर कितना होगा बच्चों, 100। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया तो रेट 100 टाइम्स हो गया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन आप जितनी भी बढ़ा लें रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। और वो कौन डिसाइड करेगा? के डिसाइड करेगा, ठीक है ना। करेक्ट है, क्लियर है, राइट, ठीक है, समझे। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे ऐसे कहता हूं, ठीक है, कि हमारी हाइट, ठीक है ना, जो हमारी हाइट है, हाइट, हमारी हाइट का जो इंक्रीज होने का रेट स्लो है कि फास्ट है? हमारे हाइट इंक्रीज करने का रेट फास्ट है कि स्लो है? क्या है, बहुत ही स्लो है, सालों में होता है, ठीक है ना। अब आप कितना भी हॉर्लिक्स पी लें हम, है ना, हॉर्लिक्स कितना भी पी लें, क्या हमारी हाइट बढ़ जाएगी तुरंत? है ना, कितना भी बॉर्नवीटा पी लें या कितना भी हॉर्लिक्स पी लें, बोलते हैं हाइट बढ़ जाएगी, क्या हम हमारी हाइट बढ़ेगी? नहीं। क्या है, नेचर ने लॉक लगा रखा है उसके ऊपर, उससे ज्यादा हाइट हमारी नहीं होगी। हम कितना भी हॉर्लिक्स पी लें, कितना भी टॉनिक पी लें, कितना भी कुछ भी दवाई खा लें, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसका यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो रेट है, रेट किस पे डिपेंड करता है, के पे। तो मैं अब आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ठीक है। आप हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ के, क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए लिखा मैंने, के टेल्स अस व्हाई सम रिएक्शंस हैव स्लो रेट, मॉडरेट रेट, फास्ट और एक्सप्लोजिव रेट। एक्सप्लोजिव का मतलब जो बिल्कुल ही तुरंत हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वेरी फास्ट जो रिएक्शन होती हैं
वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? आयनिक। आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? बहुत ही फास्ट होती हैं, उनका रेट बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्यों बहुत फास्ट होता है? क्योंकि क्या होता है, आयनिक रिएक्शन में कोई भी बॉन्ड ना बनता है ना टूटता है। क्योंकि जैसे ही आप NaCl को पानी में डालेंगे तो वो तो Na और प्लस Cl अलग अलग हो जाएगा, तो वहां सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस होता है, बॉन्ड टूटता और बनता नहीं है, इसीलिए रेट बहुत फास्ट होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है? स्लो। क्या है? बहुत। रेट क्या है? बहुत ही स्लो है। ठीक है ना? राइट। जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे करोजन। करोजन का रेट क्या है? बहुत ही स्लो है। ठीक है। मॉलिकुलर रिएक्शन जैसे हम लिख दिए यहाँ पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ऐसी रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है? मॉडरेट होता है। और जो एक्सप्लोजन्स होता है, जैसे बम फट गया है ना, तो उसका रेट क्या होता है? वेरी वेरी फास्ट रेट होता है। तो क्यों कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, क्यों मॉडरेट होता है, क्यों स्लो होता है, वो कौन बताता है हमें? के बताता है। कौन बताता है? के बताता है। ठीक है। राइट। क्लियर है? आयनिक रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या हम एक्सप्लोसिव रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर पाएंगे? वो तो बहुत ही फास्ट हो रहा है। नो, हम इसका रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों। सेकंड, क्या करोजन का रेट कैलकुलेट करके हमें कुछ मिलेगा? रेट क्या है उसका? बहुत सालों में करोजन होता है, तो इसका भी रेट पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसका हम पढ़ नहीं सकते। आयनिक रिएक्शन का भी रेट क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है, सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो इसका भी रेट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बचा क्या? सिर्फ हमें पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़नी है, क्योंकि इसका रेट क्या होता है? मॉडरेट होता है। मतलब इट टेक सम टाइम्स, मतलब आवर, ठीक है, डेज, इसमें वो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? मॉडरेट रिएक्शन पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।